गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में हम टॉपिक करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HRM कहते हैं और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन। बच्चों हम जो डायरेक्टिंग से पहले जो हमारी यूनिट है वो कौन सी है, स्टाफिंग। इससे अगली हम करेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग माने निर्देश देना, बताना। अब निर्देश किसको देंगे, हम बताएंगे किसको, हमें डेफिनेटली जो हमारे पास एम्प्लॉइज हैं। तो एम्प्लॉइज हमारे पास अगर सही होंगे, अच्छे होंगे, तभी वो निर्देशों को भी सही तरह से फॉलो करेंगे। तो उसी कड़ी में जो है नियुक्तिकरण की कड़ी में ही, स्टाफिंग की कड़ी में ही हम आज लेके आए हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। तो इसको समझने से पहले हमारे लिए समझना जरूरी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो हम सभी जानते हैं, पहले ह्यूमन रिसोर्स को समझ ले। ह्यूमन माने जो मानव है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि उत्पादन के जो साधन हमारे हैं वो कौन से हैं, मैन, मटेरियल, मशीन और कैपिटल। माने मानव, माल, मशीन और पूंजी, चार हमारे संसाधन हैं। इन चार संसाधन को अगर हम दो भागों में विभाजित करना चाहें तो हम दो कैटेगरी क्या बनाएंगे, एक कैटेगरी बनाएंगे एक्टिव रिसोर्स और दूसरी बनाएंगे हमें हमारे जो है पैसिव रिसोर्सेज। अब एक्टिव माने सक्रिय, जो सक्रिय रूप से काम करता है, एक्टिव है, उसको एक्टिव हम बोलेंगे रिसोर्स। और वो कौन है, हमारा मानव, मेन हमारा एक्टिव रिसोर्स है। और जो बाकी हमारे माल, मशीन और पूंजी, ये तीनों हमारे क्या कहे जाएंगे, निष्क्रिय साधन माने पैसिव रिसोर्स। तो इन दोनों में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है मानव, मेन। मानव में हम जो एंटरप्रेन्योर है, उद्योगपति है, उसको भी शामिल करेंगे और मानव में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको भी शामिल करेंगे। हमारे पास कितना ही अच्छा हमारे पास रॉ मटेरियल हो, माल हो, कितनी है हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन हो, कितना ही हमारे पास जो अच्छी कैपिटल हमारे पास हो, लेकिन अगर मानव नहीं है उन सभी का प्रबंध करने वाला, उन सभी को जो है अरेंज करने वाला, उनको यूटिलाइज करने वाला, अच्छे डिसीजन लेने वाला, तो वो सारे के सारे संसाधन जो निष्क्रिय संसाधन है वो निष्क्रिय ही बने रहेंगे। उनका यूटिलाइजेशन हमारा हो नहीं सकता, माने उत्पादन हमारा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सक्रिय जो हमारा साधन है, जो हमारा एक्टिव हमारा रिसोर्स है, वो हमारा नहीं होता है। तो हमने मानव को संसाधन माना है। मानव संसाधन किसका संसाधन, प्रोडक्शन करने का संसाधन। ह्यूमन इज द रिसोर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसको हमने क्या करना है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। मैनेजमेंट क्या है, माने एक तो हमें जितने भी हमें एम्प्लॉइज चाहिए, जितने भी हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उनको अरेंज करना है। कहाँ से उनको अरेंज करें, कहाँ से हमें वो ह्यूमन रिसोर्स मिलेंगे। अब अरेंज करना ही काफ़ी नहीं होता है। अरेंज करने के बाद उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग डालने के लिए हमें उनका ओरिएंटेशन करना पड़ेगा। समय समय मतलब ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि हमारे जो हमारे नियम हैं, हमारे कायदे हैं, कार्य करने के जो ढंग है, किस टाइम आना है, किस टाइम जाना है, उन सभी से अवगत करवाना पड़ेगा। इसी को हम ओरिएंटेशन बोलते हैं। इसके बाद जो है, अब हम सभी जानते हैं कि बार बार जो है हमारे जो टेक्निक्स हमारी है काम करने की, जो मेथड्स हमारी हैं, विधियां हैं काम करने की, मशीनें हैं, वो हमारी बदलती रहती है समय समय पे। और उनको जो है ऑपरेट करने के लिए हमें कर्मचारियों को वो सिखाना पड़ता है, वो विधियां, वो मेथड्स हमें उनको सिखाने पड़ते हैं। तो हमें प्रशिक्षण देना पड़ता है, ट्रेन उनको करना पड़ता है। इसके अलावा जो उनका कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करना, उनकी जो लीडरशिप वैल्यूज उनमें डेवलप करना, तो हमें विकास करना पड़ता है उनका, हमें उनका डेवलपमेंट करना पड़ता है। टाइम टू टाइम हम सेमिनार वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अब कर्मचारी हमने ले तो नहीं है बच्चों, वो ऐसे ही नहीं रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रेरित भी करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा टू यूज देयर एफिशिएंसी एट 100% लेवल। और ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे जो बड़ा साधन है किसी को भी प्रेरित करने का, वो है कि उसकी जो वैल्यू जो है वो मनी, उसकी वैल्यू है मनी जो है वो प्राप्त करने के लिए, अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए वो किसी भी संगठन के साथ जुड़ते हैं। तो उनको अच्छी रेम्युनरेशन देना, क्षतिपूर्ति देना, ये भी जो है संस्था का एक दायित्व है। तो ये सारे के सारे जो कार्य हैं किसमें आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आते हैं। तो अर्थ पढ़ लेते हैं, यह प्रबंधन की वह शाखा है
माने मैनेजमेंट आप सभी जानते होंगे, हमने जो फर्स्ट यूनिट करी थी मैनेजमेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ अ पर्सन टू टेक वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरों से कार्य लेना, एंड वर्क टुगेदर, उनके साथ मिलकर कार्य करना। माने खुद भी काम करना है, उनको प्रेरित करते हुए काम करवाना, ये क्या है, मैनेजमेंट। तो प्रबंध की एक शाखा, प्रबंध की अलग अलग शाखाएं हो सकती है हमारी। आगे हमारी यूनिट आएगी, उसमें हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वित्तीय प्रबंध भी हम पढ़ेंगे। एक और यूनिट आएगी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम बाजार का प्रबंध करना भी सीखेंगे। और यहाँ पे हम किसका प्रबंध करना सीख रहे हैं, ह्यूमन्स का प्रबंध करना सीख रहे हैं। हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानव संसाधन है, उनका प्रबंध करना सीख रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि यह प्रबंध की वह शाखा है जो कर्मचारियों की भर्ती के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे हम पढ़ेंगे भी, इसके लिए डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। भर्ती का मतलब है आकर्षित करना लोगों को कि आप आइए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अपने आवेदन भेजिए। उसके बाद चयन, अब जितनों ने आवेदन भेज दिए उनमें से बेस्ट हम छांटेंगे। इसके लिए हम जो है अलग अलग हम जो है टेस्ट ले सकते हैं, इंटरव्यू ले सकते हैं। आगे हमारा विकास, मैंने बताया था कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी लीडरशिप स्किल ये इम्प्रूव करने के लिए हम टाइम टू टाइम कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, इसको हम विकास बोलते हैं। एवं सर्वोत्तम उपयोग, हम ये भी तय करेंगे कि वो संसाधन खाली ना रहे, उनका सर्वोत्तम प्रयोग हो। सर्वोत्तम का मतलब है जहाँ पे वो उचित रूप से कार्य कर सके। हम सभी जानते हैं अलग अलग जो मनुष्य है उनकी रुचि, उनकी योग्यता अलग अलग होती है। तो अगर हम एक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुरूप कार्य नहीं देंगे, उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य नहीं देंगे, तो वो अपनी कैपेसिटी का पूरा यूज नहीं करेगा, उनका सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो सकता। तो ये देखना भी मानव संसाधन प्रबंध का ही कार्य है कि जो कार्य किसी भी कर्मचारी को अलॉट किया जा रहा है, उसको वो दिया जा रहा है, वो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और साथ ही साथ वो उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये हमारा अर्थ था मानव संसाधन प्रबंध का। नेक्स्ट हमारा है इसकी परिभाषा। तो फ्रेंच वेंडेल एक एक्सपर्ट है, उन्होंने डेफिनेशन दी है। उनके शब्दों में हम जानते हैं कि वो क्या मानते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध क्या है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन प्रबंध में मानव संसाधनों की भर्ती, चयन, विकास, उपयोग, यहाँ तक तो हमने अर्थ में भी पढ़े थे। उसके बाद क्षतिपूर्ति, मैंने अभी बताया था कि कर्मचारी जो कार्य करेंगे बच्चों, उनको उचित रेम्युनरेशन, पारिश्रमिक, पारितोषिक हमें देना पड़ेगा। और अभिप्रेरित, उनको हमें टाइम टू टाइम अभिप्रेरित करना पड़ेगा, चाहे वो ज़्यादा क्षतिपूर्ति देके, ज़्यादा रेम्युनरेशन देके हो सकता है, या जो है उसको आइडेंटिफाई करके कोई अवार्ड वगैरह देके सम्मानित करके, इस प्रकार से जो है उसको हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, वो सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मानव संसाधन प्रबंधन का विकास। माने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, हम इस तक कैसे पहुंचे? क्या स्टार्टिंग से ही हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमारा विकसित हो चुका था या ये बाद में विकसित हुआ है? ये हम इस विषय, इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े तो श्रम कल्याण चरण। अगर हम जो है प्राचीन समय की बात करें, एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हमारा मानव संसाधन प्रबंध का विकास नहीं हुआ था बच्चों। उस समय पे जो है हमारा छोटे स्तर पे हमारे व्यवसाय होते थे, छोटे स्तर पे हमारा जो है प्रोडक्शन होता था, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन नहीं होता था। उस समय पे बच्चों कर्मचारियों की जो मांग थी वो हमारी कम थी, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ना, तब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ था हमारा। तो उस टाइम पे हमारी मांग कम थी कर्मचारियों की, और जबकि बेरोजगारी ज्यादा थी ना, तो जो सप्लाई हमारी है कर्मचारियों की वो हमारी ज्यादा थी। उस केस में जो है हमें इजीली एक तो कर्मचारी मिल जाते थे, एम्प्लॉइज मिल जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उनको सेटिस्फाई करने की जरूरत, उनका ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी कि भी वो छोड़ के चले जाएंगे। एक नॉर्मल जो है उनको वेलफेयर हमें सिर्फ देना था, एक चीज। और दूसरा, क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, विकसित नहीं हुई थी, तो कर्मचारियों को कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग देने की जो है व्यवस्था करने की जरूरत नहीं थी। तो उस समय पे जिसका जो चरण था हमारा, उसको क्या बोलेंगे? श्रम कल्याण।
श्रमिकों का कल्याण, माने श्रमिक अपने आप नहीं देखते थे, ऑर्गेनाइजेशन को ही ये देखना था कि श्रमिकों का एक कम से कम मिनिमम तो वेलफेयर हो जाए। तो इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे श्रम संघ। मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कर्मचारियों की पूर्ति बहुत ज्यादा थी और उद्योग धंधे कम थे, मांग कम थी। इसकी वजह से जो पलड़ा भारी था वो किसका था? वो मालिकों का पलड़ा भारी था, उद्योगपतियों का पलड़ा भारी था, और वो इसका नाजायज फायदा भी उठाते थे और वो शोषण करते थे कर्मचारियों का। उनको किसी भी समय पे जो उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाता था, कार्य से निकाल दिया जाता था, उनको बहुत ही कम जो है न्यूनतम उनको जो है पारिश्रमिक दिया जाता था। कार्य की जो दशाएं थी वो बहुत खराब थी, वो बीमार हो जाते थे, तो ऐसी चीजें थी। तो इनसे बचने के लिए श्रमिकों ने क्या किया? अपने संगठन बनाने स्टार्ट किए। तो उन्होंने अपने श्रम संघ बनाए। अब ये श्रम संघ क्या करते थे? ये श्रमिकों की तरफ से, श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में मालिकों से जो है बात करते थे, मालिकों से बार्गेनिंग करते थे, जिससे कि श्रमिकों का जो है कुछ फायदा हो सके, कुछ उनका जो शोषण है वो कम हो सके। अब ऐसा करने के लिए फिर मालिकों को भी क्या लगा कि भी श्रम संघों से बातचीत करने के लिए हम भी जो है कोई एक ऐसा ऑफिसर नियुक्त करें, एक ऐसा अधिकारी नियुक्त करें। पहली चीज तो ऐसी नौबत ही ना आने दे वो कि श्रम संघ जो है वो जो है कोई आंदोलन वगैरह करे। माने श्रमिकों का एक न्यूनतम जो वेलफेयर है, न्यूनतम जो उनका उसको बोलते कल्याण है, उसके ऊपर ध्यान दे। और दूसरा, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो वो मालिक के प्रतिनिधि के रूप में श्रम संघों के साथ जाके बातचीत करे, उनके साथ जाके समझौता करे। तो यही मैंने लिखा है, श्रम संघ जो है वो क्या है? श्रमिकों के प्रतिनिधि। और यहाँ मैंने लिखा है श्रम कल्याण अधिकारी, ये मालिकों का प्रतिनिधि। और यही दोनों क्या है? हमारे श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य में कड़ी का कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और जो श्रम कल्याण अधिकारी है उसका कार्य क्या है? न्यूनतम कल्याण सुविधाएं जो वो देना। दूसरा हमारा क्या है? सेवी वर्गीय प्रबंध चरण। इसके बाद धीरे धीरे हम कारखाना पद्धति में आए। माने धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्रोथ हमारी है वो हमारी इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई, थोड़े से न्यू मेथड्स हमारे आए। तो वहां पे जो है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा बच्चों, जब औद्योगिकरण बढ़ेगा तो आप सभी जानते हैं कि अच्छे श्रमिकों की हमारी मांग, अच्छे नहीं सॉरी श्रमिकों की मांग हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उस समय तक भी इतना कंपटीशन नहीं हुआ था, इतने जो है मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का कि हमें बहुत ज्यादा अच्छे श्रमिकों की जरूरत पड़े। तो श्रमिकों की जरूरत थी वहां पे। माने स्टार्टिंग में जो मैंने पहला स्टेप बताया था कि मांग बहुत कम और पूर्ति बहुत ज्यादा, वो थोड़ा सा बैलेंस हुआ। अब जो है वो मांग भी हमारी बढ़ के लगभग पूर्ति के बराबर या उससे ज्यादा होने लगी। तो अब क्या हुआ? अब कर्मचारियों की जो पूर्ति है वो थोड़ी कम रही, तो कर्मचारियों को प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ा? अब हमें किसी ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो न्यूनतम कल्याण को करे ही करे, जो पहले स्टेप में हमने किया था। उसके साथ साथ ये कार्य भी महत्वपूर्ण हो गया कि वो खोजे कि कर्मचारी कहाँ से मिलेंगे। माने उनकी भर्ती, उनका चयन, काम पर लगाना, ये चीजें क्या हो गई? हमारी इंपोर्टेंट हो गई। तो इस कड़ी में हमने क्या किया? क्योंकि लार्ज स्केल पे काम हो रहा था तो हमने मैनेजर की नियुक्ति करी, जिसको हमें पर्सोनेल मैनेजर बोलते हैं। पर्सोनेल माने सेवी वर्गीय प्रबंध, जो कि कर्मचारियों का प्रबंध करेगा, उनकी भर्ती करेगा, उनका चुनाव करेगा, उनको काम पे लगा देगा। लेकिन अब भी केवल इतना ही विकास हुआ था कि कर्मचारियों को लेना और उनको काम पे लगा देना। जब हम लास्ट स्टेप पे जाते हैं वहां पे हमारा मानव संसाधन प्रबंध जो हमारा जो है मेन ओरिजिनल टॉपिक है। अब उसके बाद क्या हुआ? हमारा आज के संदर्भ में अगर हम देखें, हम मॉडर्न एरा में अगर देखें तो डेवलपमेंट जो है बहुत ज्यादा हुआ। टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेड होती रहती बहुत कम टाइम पे, माने फास्ट अपग्रेडेशन हुआ टेक्नोलॉजी का। कंपटीशन जो है हाई लेवल पे हमारा चला गया। जो कस्टमर हमारे वो रैशनल हो गए, नॉलेज, उनको नॉलेज होगा मार्केट का, माने वो अच्छी क्वालिटी की डिमांड करने लगे। और ऐसे केस में सर्वाइव करने के लिए माने केवल वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर सकेगा जो कर्मचारियों को जो कस्टमर्स को बेस्ट सेटिस्फाइड करेगा। माने कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर
टू सर्वाइव इन द मार्केट, सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सर्वाइव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमें देने पड़ेंगे एट ए लेस कॉस्ट, कम लागत के ऊपर। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोफिस्टिकेटेड, हमें हाई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मशीन्स हैं, उच्च तकनीक की जो मशीनें हैं उनका यूज करना पड़ेगा। और उन मशीनों को चलाने के लिए हमें कैसे कर्मचारियों की जरूरत होगी, हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉइज, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हमें महसूस हुई। तो यहाँ पे दो चीजें होगी, एक तो हमारी मांग बढ़ी, और मांग भी किसकी बढ़ी, सिर्फ कर्मचारियों की मांग नहीं बढ़ी, सिर्फ लेबर की नहीं बढ़ी, हमारी स्किल्ड एम्प्लॉइज जो है उनकी डिमांड हमारी बढ़ी, स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ी। और स्किल्ड लेबर की जो पूर्ति है, जो सप्लाई है, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हमारी हो गई। तो ऐसे में अब क्या करना पड़ेगा, हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। आपको याद होगा मैंने नियुक्तिकरण में एक लाइन मैंने बताई थी आपको कि नियुक्तिकरण क्या है, वो रिक्त पदों को भरना और उन्हें भरे रहने देना है, माने फील्ड भी करना है और कीपिंग देम फील्ड। तो भरने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें भर्ती करनी पड़ेगी, चयन करना पड़ेगा, काम पर लगाना। ये स्टेप तो हम सेमी वेलफेयर प्रबंध चरण में भी कर रहे थे, लेकिन दूसरा जो हमारा उनको बनाए रखना, क्योंकि अभी इतने ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो गए, कर्मचारियों के पास भी ऑप्शन हो गए, मोबिलिटी जो उनकी है, मोबिलिटी का मतलब है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे अब जा सकते हैं, जहां उन्हें ज्यादा अच्छी सेवाएं मिलेगी, ज्यादा अच्छी कंडीशन मिलेगी, ज्यादा अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा, ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी फ्यूचर में ग्रो करने की, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस सिचुएशन में लेके आना पड़ेगा कि हम अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेटेड रखें, हम उन्हें सेटिस्फाइड रखें, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए। तो इसके साथ साथ हमारे क्या हुए, भर्ती, चयन, काम पर लगाने के साथ साथ प्रशिक्षण, स्किल्ड बनाने के लिए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेशन जल्दी होने लगा उसका, तो उसको सिखाने के लिए उनको प्रशिक्षण देना पड़ा, ट्रेनिंग देना पड़ा। विकास माने फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने के लिए, हमें उनकी लीडरशिप स्किल को इंक्रीज करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करने के लिए हमें उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ा। क्षतिपूर्ति माने बेस्ट उनको रेम्युनरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन देगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज काम में करना पसंद करेंगे। तो ये चेक करते रहना टाइम पे कि भी क्षतिपूर्ति हम सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉइज अपने रेम्युनरेशन से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। और अभिप्रेरण, इसके साथ साथ हम उनको मोटिवेशन भी देते रहेंगे, अभिप्रेरणा भी देते रहेंगे। अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो कि कर्मचारी को अपना 100% देने के लिए बाध्य करती है, उत्तेजित करती है। अब उसमें हमारे मौद्रिक भी हो सकते हैं, माने उसको हम अच्छा रेम्युनरेशन दें, और इसके साथ साथ उसकी एक पहचान हम बनाए, उसको आगे बढ़ने के अवसर हम दें, उसका सम्मान का उसके साथ व्यवहार करें, तो जो हम आपको भी प्रेरित। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। इस वीडियो को आप देखेंगे कई बार, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो है आप इसके नोट से बनेंगे। थैंक यू।